जय हिंद दोस्तों अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट एक इस तरीके का कि अगले 30 से 40 साल तक ये जो एज है ये बीजेपी एरा कहलाएगा, बीजेपी का जो युग है ये कहलाएगा और आगे आगे बीजेपी को हराना नामुमकिन है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी सिस्टम के ऊपर या इसी चीज़ के ऊपर एनालिसिस करना है कि असलियत में बीजेपी को हराना क्यों मुश्किल है। देखिए, एक पार्ट होता है बिल्कुल आपके पॉलिटिकल जो एनालिस्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं बायस्ड होंगे, बीजेपी की पक्ष में होंगे या अपोज में होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि असलियत में बीजेपी को हराना क्यों इस समय पर, खासकर ऑल ओवर इंडिया हराना क्यों मुश्किल है और क्या कारण है कि बीजेपी इस समय पर ऐसा दावा करने में कामयाब है और उसको अपोज करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा। इस चीज़ के ऊपर एक लंबा चौड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, असलियत में ये टॉपिक जो है ये इंडिया के भविष्य से रिलेटेड काफ़ी है। आपने स्टेटमेंट सुन लिया होगा वीडियो के शुरू में ही कि अगले 30-40 साल जो हैं ये बीजेपी युग यानी बीजेपी एरा कहलाएंगे। अब सबसे पहले युग या एरा की अगर हम बात करें तो वो नॉर्मली किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर देखा जाए तो भाई 1757 से अगर हम यूं कहें 1757 से 1947 तक ये जो एरा है ये असलियत में ब्रिटिश एरा ऑफ इंडिया कहलाएगा। ये ब्रिटिश एरा क्यों कहलाया इसे समझिए, क्योंकि ब्रिटिश पावर इंडिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर थी। कोई शक्ति इंडिया में ऐसी मौजूद नहीं थी जो कि ब्रिटिश शक्ति को किसी भी तरीके से हिला सके, चैलेंज कर सके एट एनी एंगल। तो ये ब्रिटिश एरा कहलाई। इस ब्रिटिश एरा में कांग्रेस ने स्ट्रगल किया और उसके बाद 1989 तक हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो एरा है ये कांग्रेस एरा कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉलिसी बन रही थी वो सिर्फ और सिर्फ जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो अपनी पॉलिटिकल सिनारियो डिसाइड अपना पॉलिटिकल पार्ट डिसाइड करती थी या कुछ भी, तो वो कांग्रेस को ध्यान में रखकर, कांग्रेस की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसी को ध्यान में रखकर डिसाइड करती थी। या दूसरे फॉर्म में देखा जाए तो मेन पॉलिसीज कांग्रेस बना रही है, मेन चालें कांग्रेस चल रही है और उन चालों के नाम पर कांग्रेस जो है वो आगे खड़ी हो रही है। मतलब बाकी पार्टियां एडजस्ट कर रही हैं या रीएडजस्ट कर रही हैं, कांग्रेस का एक रथ, विजयी रथ लगातार चल रहा होता था। 1989 से अप्रॉक्सीमेट 2014 के बीच में अगर हम ये मोटा देखें, 1989 से 2014 के बीच का ये जो फेज है ये ट्रांजिशन फेज है। इस ट्रांजिशन फेज के अंदर हम अगर देखते हैं तो कोई भी पावरफुल पार्टी इतनी नहीं थी, कोई भी पार्टी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत सरकार बना ले। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत सरकार बना ले या उसे इग्नोर करके या यूं कहें कि दूसरी पार्टियों को इग्नोर करके वो सरकार बना ले। मिली जुली सरकारों का दौर था, कोआलिशन गवर्नमेंट्स यहां पर मौजूद थी, कोआलिशन गवर्नमेंट। इसीलिए और उसके पीछे एक रीजन ये है कि यहां डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस हो रहा था और राइज ऑफ बीजेपी जो है वो हो रहा था और लगातार हो रहा था। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस और राइज ऑफ बीजेपी लगातार आपको देखने को मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में यहां पर कोआलिशन गवर्नमेंट्स का फेज था और एक पावर कमजोर हो रही है, दूसरी ताकतवर हो रही थी। 2014 से आगे ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसे लोगों ने बीजेपी आरएसएस एरा या फिर आरएसएस बीजेपी या बीजेपी आरएसएस एरा या फिर बीजेपी आरएसएस का युग कहना शुरू कर दिया है।
और सबसे मेन बात यह है कि अगले 30 से 40 साल यानी लगभग 2050 के आसपास तक बीजेपी की इस सिंगल रूल मतलब डोमिनेटिंग पार्टी को हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लग रहा है, कम से कम इम्पॉसिबल लग रहा है। इसके पीछे के कारण क्या हैं तो समझिए। असलियत में हम इस फेज से पढ़ना शुरू करेंगे या इस फेज से देखना शुरू करेंगे कि असलियत में ये जो बीजेपी है, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश खासकर, इन ब्रिटिशर्स के सामने इंडियंस क्यों हारे। क्योंकि अगर हम ब्रिटिश एरा की बात करते हैं तो ऐसा तो था नहीं, ब्रिटिश एरा में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि इंडियंस ने ये कहा हो कि अंग्रेज़ों को कि आप गोरे गोरे सोने सोने लोग हो, बिल्कुल वाइट वाइट लोग हो, और हम काले पीले मैले कुचैले गंदे हैं और आप आओ और हम पे शासन करना शुरू करो। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ब्रिटिशर्स को अपना यहां पर सिक्का जमाने में 1746 से लेकर और लगभग 1803 तक स्ट्रगल करना पड़ा। 1803 में 1803 में जाकर अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। सोचकर देखिए, ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड दिल्ली। अब उससे पहले दिल्ली मराठा फोर्सेस के कंट्रोल में थी। भले ही वहां पर एक मुगल एम्परर था, लेकिन दिल्ली मराठा फोर्सेस के कंट्रोल में थी। जसवंत राव क्या नाम है, दत्तोजी सिंधिया थे जिनकी फोर्सेस कंट्रोल में थी। काफी ज्यादा अच्छे वॉरियर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमियां थी। 1803 से लेकर और 1857 तक अगर आप देखते हैं यहां पर, तो ये जो है ये है ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, एरा ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी का मतलब यह है कि ब्रिटिश सर्वोच्चता थी, यानी यहां पर ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाली कोई सत्ता मौजूद नहीं थी, कोई राजा महाराजा मौजूद नहीं था। छोटे मोटे राजा महाराजाओं का मैं कुछ कहता नहीं, कोई भी मेन स्ट्रीम लीडर या रूलर यहां मौजूद नहीं था। एक लास्ट एफर्ट जो था, लास्ट एफर्ट ऑफ इंडियन किंग्स जो था, वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। और मजे की बात यह है, दीज किंग्स वर ऑल्सो मोटिवेटेड बाय द कॉमन मासेस। वो खुद नहीं थे, बल्कि कॉमन मासेस ने उनको मोटिवेट किया था कि आप विद्रोह करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहां तक कि झांसी की रानी जो हैं, वो भी विद्रोह करने से कतरा रही थी, बार बार सोच रही थी। तो झांसी की जनता उनके पास गई और जाके कहा कि विद्रोह करो। तो सोच सकते हैं इस लेवल तक। तो सवाल यह है कि इसमें यहां 1746 से लेकर 1803 के बीच में, देखो ये रियलिटी है कि यहां पर असलियत में अगर आप ग्राफ को समझोगे तो अमित शाह जी के दावा जो उन्होंने यहां इस मामले में किया है, उसकी कुंजी या तो यहां छिपी है या यहां छिपी है। कुंजी छिपी है यहां पर। असलियत में मामले को समझिए, ये पूरा पार्ट होता है। तो अगर आप वो ट्रेजेक्टरी को समझेंगे, ट्रेंड को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अमित शाह जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप 1746 से लेकर 1803 के बीच का फेज देखते हैं, यहां पर ब्रिटिश वर्सेस रीजनल पावर्स मौजूद थे। ब्रिटिश वर्सेस रीजनल पावर्स मौजूद थी। अब सवाल यह है कि ये जो ब्रिटिश और रीजनल पावर्स में हम अगर देखते हैं तो एक तरफ मराठा होते थे, फिर मैसूर होता था, फिर पंजाब से लेकर, बंगाल से लेकर, अवध से लेकर, हैदराबाद से लेकर बहुत सारे रूलर्स होते थे। और इतने ताकतवर रूलर्स, या यूं कहें इनकी ताकत को इतना ज्यादा हमारे सामने दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा। और सच में मराठे तो दुनिया में इकलौते
इकलौते ऐसे, मतलब भारत के इकलौते ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत के अंदर किसी भी शक्ति को ऐसा नहीं देखा, मतलब किसी भी शक्ति को नहीं छोड़ा जिससे हफ्ता वसूली ना करी हो, जिससे चौथ और सरदेशमुखी ना वसूला हो। उस हफ्ता वसूली को चौथ और सरदेशमुखी कहते थे। मराठे बहुत ताकतवर थे और मराठे अंग्रेजों को भी घुटनों के बल बिठाकर दो दो कान पे लगाते थे और मराठों के सामने अंग्रेजों का, जिसे कहते हैं ना, पैंट गीली हो जाती थी, वो हाल था। मराठे बहुत ताकतवर, फिर भी हार गए। सोचिए, टीपू सुल्तान बहुत ताकतवर, अगर टीपू सुल्तान को 20 साल पहले पैदा हो जाता और सिस्टम को थोड़ा और सुधार जाता, मैं गारंटी से कह रहा हूं, बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि जो हाल आजकल जापान का है, ऐसा ही कुछ टीपू सुल्तान मैसूर का कर देते, बहुत डेवलप्ड फॉर्म में। एशिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो है वो टीपू सुल्तान बनाकर खड़ा कर चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ। तो क्या कारण था कि ब्रिटिशर्स के सामने कभी भी हमारे ये जो पावरफुल राजा महाराजा थे, जो वीरता और किसी भी चीज में कम नहीं थे, हार गए। भाई, राजपूत मुगलों से और तुर्कों से इसलिए हारे क्योंकि तुर्कों ने पीठ पर वार करने को स्ट्रेटेजी माना, राजपूतों ने सीने पर वार करने को बहादुरी माना। तो पीठ पर वार करने वाला, धोखेबाजी करने वाला जीत गया। ये समझिए, राजपूतों की हार का एक सबसे बड़ा कारण पीठ पर वार ना करना था, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ना था। लेकिन यहां पर असलियत में सिद्धांतों से ज्यादा डिफरेंस एक मॉडर्निटी का था। यहां मराठों से अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा लंबी लड़ाइयां लड़ी, सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि डेडली लड़ाइयां लड़ी, और सबसे ज्यादा लास्ट तक लड़ाई लड़ी, सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक लड़ाई लड़ी, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव लड़ाइयां लड़ी। अब आप सोच कर देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि भाई, असलियत में ब्रिटिश जो थी वो एक कंपनी थे और उस कंपनी को पैट्रोनेज दे रखा था, इसको संरक्षण दे रखा था, पैट्रोनेज दे रखा था ब्रिटिश क्वीन ने। और ये जो ब्रिटिश क्वीन है, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इसको सपोर्ट करने के लिए एक पार्लियामेंट होती थी, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चुना जाता था। यानी शॉर्ट में समझिए, इलेक्शन को वोट डालने के लिए कॉमन मासेस होते थे। हालांकि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक मताधिकार भले ही नहीं था, लेकिन आम आदमी जो एक निश्चित अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में टैक्स देता था, वो वोट डाल सकता था। मैं उसे मानकर देख रहा हूं कि यानी उसने एम्पावर किया किसको? अपनी क्वीन को। और जब उसको एम्पावर किया तो वो फिक्स है, वो हिलने वाली नहीं है, और वो दूर है, कहीं जाके दूर बैठी हुई है, वो सीधे सीधे रूल नहीं कर रही, बहुत दूर बैठी हुई है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ब्रिटिश क्वीन जो बहुत दूर बैठी हुई है, उसने संरक्षण दिया कंपनी को, कंपनी के पास सबसे बड़ी खास बात क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है या स्ट्रक्चर है। इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि उसके पास एक संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि उसके पास एक संगठन है, और ये जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है यानी संगठन है, इस संगठन के अंदर मैन जो है उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है इंस्टीट्यूशन, संस्था। ये जो संस्था है एक व्यक्ति से बड़ी हो जाती है। ये संस्था जो है ये व्यक्ति से बड़ी हो जाती है। यहां जो संस्था है वो व्यक्ति से बड़ी होती है। यानी सोचिए, आप कभी कभार फिल्मों में सुनते होंगे सिस्टम 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 के अकॉर्डिंग चलो, सिस्टम में चलो, सिस्टम का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अकेला आदमी सिस्टम में क्या कर लेगा।
वो ये इंस्टीट्यूशन है, वो ये सिस्टम है। इसमें आदमी हारा, आदमी गया, मतलब आदमी गया, इंस्टीट्यूशन उसकी जगह किसी दूसरे आदमी को बिठा देगा। ये होता है, समझिए। ब्रिटिशर्स के पास कंपनी थी, कंपनी में टीपू सुल्तान ने पता लगा एक ऑफिसर को हराया, एक ऑफिसर को हराया तो दूसरा आ गया, दूसरा लड़ेगा, दूसरे को हराया फिर तीसरा आ गया, तीसरा लड़ेगा, तीसरे को हराया तो चौथा लड़ेगा, चौथे को हराया तो पांचवा आएगा, पांचवा तुम्हें हराएगा। वो तब तक आते रहेंगे क्योंकि वहां राजा खुद नहीं आ रहा, वहां राजा कंपनी के ऑफिसर्स को भेज रहा है। एक ऑफिसर हार गया तो दूसरा आएगा, दूसरा हार गया तो तीसरा, तीसरा हार गया तो चौथा। यानी इसके पास हारने के लिए 50 ऑप्शंस हैं और इसने कोई गलती करी तो इंस्टीट्यूशन के बड़े बंदे आके सॉरी बोलेंगे, काम खत्म। लेकिन दूसरा बंदा भेज देंगे, दूसरा हार गया फिर सॉरी बोलेंगे, फिर काम खत्म, फिर तीसरा बंदा भेजेंगे, तीसरा हार गया तो फिर सॉरी बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर पांचवा बंदा भेजेंगे। और ये तब तक चलता रहेगा जब टीपू सुल्तान किसी टाइम पर कमजोर मिलेगा। जिस दिन टीपू सुल्तान कमजोर होगा उस दिन यहां पर जिसको मौका मिला या फिर ये वाला इंसान ताकतवर आया तो इस इंसान ने टीपू को हरा देना है। यहां टीपू जो है वो पर्सनैलिटी है और पर्सनैलिटी जो है वो पूरे स्टेट से बड़ी है, ये समझिए। यहां पर टीपू सुल्तान जो है वो पर्सनैलिटी है और पर्सनैलिटी जो है वो पूरे स्टेट, पूरे राज्य से बड़ी है। यही जो है सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर चलता है। भारत के अंदर भारत के राजा महाराजाओं के हारने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था। सोचकर देखिए, मराठों के अंदर जब तक महादजी सिंधिया और सवाई माधवराव पेशवा और उसके बाद नाना फडणवीस जैसे लोग मौजूद थे, तब अंग्रेजों ने जब कोशिश करी मराठों के साथ पंगे लेने की, मराठों ने उन्हें सच बता रहा हूं घुटनों के बल बिठाकर थप्पड़ ऐसे मारे कि उनकी अंग्रेजों की पैंट गीली हो गई। इस हद तक मराठा ताकतवर थे। अंग्रेज घबरा जाते थे उनको देखकर और यही रीजन है अंग्रेजों ने 20 साल की ट्रीटी ऑफ सलबाई करी, 20 साल के लिए कि भाई 20 साल तक कोई लड़ाई नहीं लड़नी। क्यों? क्योंकि 20 साल का एक वैसे जो भी वादा था, मतलब 20 साल नहीं कि अब हम नहीं लड़ेंगे, और इंतजार किया कि सवाई माधवराव, उसके बाद पेशवा बाजीराव, ये पेशवा थे, उसके बाद नाना फडणवीस जिनके पास दिमाग था, मैन ऑफ विजडम, और तीसरा महादजी सिंधिया, ये 3 पर्सनालिटीज थे, अल्टीमेट पर्सनालिटीज थी तीनों की तीनों, गजब। 1795 से लेकर 1799 तक तीनों चल बसे और इनकी जगह पेशवा बाजीराव सेकंड जैसा एक निकम्मा जो था वो गद्दी पर बैठा। पेशवा बाजीराव सेकंड जैसा जो था वो गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ये एक वीक पर्सनैलिटी है। सोचिए 1782 से लेकर 1802 तक उन्होंने इंतजार किया। 31 दिसंबर 1802 ट्रीटी ऑफ बसीन। इस बाजीराव सेकंड ने, फर्स्ट वाला तो बहुत वॉरियर था, सेकंड ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, अंग्रेजों के जिसे कहते हैं जूते चाटने शुरू कर दिए और पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो अपना कंट्रोल सब्सिडियरी अलायंस के नाम पर अंग्रेजों को दे दिया। यानी अंग्रेजों का सिस्टम तो मजबूत था क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन थी और उन्हें सिर्फ बाजीराव पेशवा को हराना था, दत्तोजी सिंधिया को हराना था और मल्हार राव होलकर को हराना था। जसवंत राव होलकर को हराना था। अब आप सोच कर देखिए, तीनों को हराना था।
3 ऑफिसर्स को हराया और इनके पास सेकंड लाइन लीडरशिप थी ही नहीं। फर्स्ट लाइन लीडरशिप में हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बेटे निकम्मे थे, वो इस लायक थे ही नहीं कि वो लड़े। इसी तरीके से मराठों के पास भी सेकंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप थी ही नहीं। ब्रिटिशर्स के पास हमेशा फर्स्ट लाइन लीडरशिप वायसराय या गवर्नर जनरल, सेकंड लाइन लीडरशिप उसके असिस्टेंट गवर्नर्स, थर्ड लाइन लीडरशिप और फोर्थ लाइन लीडरशिप हमेशा मौजूद होती थी। ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये। और नॉर्मली होता क्या था, सबसे पहले फोर्थ लाइन वाले ऑफिसर्स को भेजा जाता। वो जब वो ताकत का अंदाजा लगा के आता, फिर थर्ड लाइन वाले को भेजते, फिर सेकंड लाइन वाले को भेजते, तब तक पता लग जाता कि हारेंगे या जीतेंगे। अगर हार रहे हैं तो टॉप मोस्ट लीडरशिप जाके माफी मांग लेगी, अगर जीत रहे हैं तो टॉप मोस्ट लीडरशिप जाके बचे खुचे को खत्म कर देगी। इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिशर्स के पास हमेशा से एक इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान था, और वो जो संस्थान था वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव था ब्रिटिशर्स के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्थान जो था वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव था कि कुछ कहने की हद नहीं। इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, समझे। इसी के बाद आप देखेंगे ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए अप्रॉक्सीमेट 1885 से लेकर 1947 के बीच में अगर आप देखते हैं, यहां पर 1885 में बर्थ ऑफ कांग्रेस होता है, बर्थ ऑफ कांग्रेस होता है। अब जब बर्थ ऑफ कांग्रेस होता है तो बर्थ ऑफ कांग्रेस के बाद कांग्रेस एक पार्टी बनी और इस पार्टी ने अपना एक काडर तैयार किया और अपना एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर तैयार किया। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर तैयार किया। 1820 में नागपुर सेशन हुआ था। उस नागपुर सेशन में क्लियर वर्ड्स में डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस अब एक पार्टी नहीं, कांग्रेस अब एक पार्टी होगी। पहले कांग्रेस सिर्फ एक आंदोलन था, यहां पर 1820 में क्लियर वर्ड्स में कांग्रेस को एक पार्टी का फॉर्म दिया गया। और जो आज कांग्रेस खड़ी है, इस कांग्रेस के पीछे, इस कांग्रेस को बेस काडर देने के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो वो बाल गंगाधर तिलक के होम रूल मूवमेंट का है। होम रूल मूवमेंट में बाल गंगाधर तिलक ने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और उस होम रूल मूवमेंट के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को एक तरीके से रिकॉग्निशन कांग्रेस ने दी और जो होम रूल मूवमेंट का स्ट्रक्चर था वो पूरे का पूरा ट्रांसफर हो गया कांग्रेस के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में और कांग्रेस का पास अपना एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था। सोचिए, जब कांग्रेस वर्सेस ब्रिटिश चल रहा था, जब कांग्रेस वर्सेस ब्रिटिश चल रहा था तो कांग्रेस के पास अपना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था, उसके पास काडर था, उसके पास पार्टी थी, उसके पास फर्स्ट लाइन लीडरशिप, सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन और यहां तक कि फोर्थ लाइन लीडरशिप भी मौजूद थी और वेरियस ब्रांचेस उसकी मौजूद थी। भाई फर्स्ट लाइन लीडरशिप में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास और उस लेवल के लीडर थे। सेकेंड लाइन लीडरशिप के अंदर सरदार पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर थे। थर्ड लाइन लीडरशिप में भी और दूसरे लीडर से और फोर्थ लाइन में भी ग्राउंड लेवल पर लीडर थे। और सबसे बड़ी बात, इसी कांग्रेस के पास एक आइडियोलॉजी भी मौजूद थी और उस आइडियोलॉजी का बेसिक था नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। उस आइडियोलॉजी का बेसिक फीचर क्या था? नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। यही कारण है कि ब्रिटिशर्स ने बड़े बड़े राजा महाराजा जो तलवारें, बंदूकें, तोपें ले लेके खड़े हुए थे, उन सबको हरा दिया, लेकिन एक आम कांग्रेसी कांग्रेस को नहीं हरा पाए। ये समझिए, कांग्रेस के बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर, मतलब कांग्रेस की बड़ी बड़ी ताकतों को हरा दिया, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी बड़ी ताकतों को हरा दिया, लेकिन छोटे सी एक कांग्रेस को नहीं हरा पाए।
बहुत बड़ी बड़ी ताकतों को अंग्रेजों ने हरा दिया, मराठों से लेकर मैसूर से लेकर अवध तक। कांग्रेस को क्यों नहीं हरा पाए? क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था, एक किसे कहते हैं कि संस्थागत ढांचा था। इस संस्थागत ढांचे को अगर आप देखते हैं तो 1885 में अगर सबसे पहले फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी थे, तो फिरोज शाह मेहता के सक्सेसर के रूप में आपको गोपाल कृष्ण गोखले दिखाई देते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को रिप्लेस करने के लिए बाल गंगाधर तिलक खड़े हुए दिखाई देते हैं, और तिलक को रिप्लेस करने के लिए महात्मा गांधी दिखाई देते हैं, और महात्मा गांधी के अगली जनरेशन के रूप में जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट होते हैं। अब आप सोच कर देखिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यही कारण है ब्रिटिश अगर गांधी को हरा देते हैं या मार देते हैं या कुछ भी कर देते हैं तो जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए दिखाई देंगे। यही कारण था कि कांग्रेस, ब्रिटिशर्स ने अपना एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया। उस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, उस संस्थागत ढांचे को चैलेंज करने के लिए कांग्रेस भी अपना एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाकर खड़ी हो गई थी, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर आइडियोलॉजी थी, और वो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी, राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी थी। और ये जो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी थी, ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी कि ब्रिटिशर्स को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। इनके पास अपना एक काडर था जो इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, और यही कारण है जब 1947 से लेकर 1989 तक के फेज को आप उठाकर देखते हो तो वो जो काडर जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, उसने उस आइडियोलॉजी को कांग्रेस के साथ जोड़ दिया और उसे कांग्रेस की आइडियोलॉजी मानकर आगे बढ़ने लगा। यही कारण है। लेकिन दूसरी जो अदर पार्टीज थी, अगर आप उनको उठाकर देखें, अदर रीजनल पार्टीज जो थी वो कांग्रेस को क्यों नहीं हरा पा रही थी, उसके पीछे का एक सिंपल रीजन अगर आप उठाकर देखें तो कांग्रेस भारत के लगभग हर हिस्से में मौजूद थी। वो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और आसाम, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक हर जगह पर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह पर मौजूद थी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप मोटे तौर पर अंदाजा लगाकर देखिए कि कांग्रेस अगर हर स्टेट में आधी या आधी से ज्यादा सीटें लेकर आने में कामयाब हो रही है लोकसभा की, तो उस पार्टी को हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अपने आप ही है। ये समझिए, कांग्रेस जो है वो लगातार हर स्टेट में प्रेजेंट है, और अगर कांग्रेस हर स्टेट में प्रेजेंट है तो उस कांग्रेस को लगभग अगर 50% से ज्यादा वोट्स हर स्टेट से मिलना शुरू हो जाते हैं, 50% से ज्यादा सीटें या लगभग 50%, तो वैसे भी कांग्रेस को हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब ऐसे में कांग्रेस पूर्ण बहुमत सरकार यानी फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट तो बनाएगी ही बनाएगी, और अगर कांग्रेस यहां पर फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बना पा रही है तो वो एक एरा है। लेकिन अगर कांग्रेस के डिक्लाइन को देखें तो कांग्रेस के डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस का अगर डिक्लाइन देखा जाए तो जो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी थी, जिसमें हम गांधी जी के टाइम पर मानते हैं कि हाँ ये आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी थी, असलियत में मामला ये था कि गांधी जी ने अपने पैट्रोनेज के अंदर जवाहरलाल नेहरू को पनपने दिया और अच्छे से पनपने दिया। और ये एक उनकी खास बात थी कि उन्होंने पुत्र प्रेम यानी अपने बच्चों के प्रेम को दिखाने की जगह देश के नाम पर जो उस समय का सर्वोच्च नेतृत्व था, यानी जो सबसे ज्यादा कंपिटेंट लीडरशिप थे, उसको पनपने दिया और यहां तक कि उनको अपना पॉलिटिकल सक्सेसर यानी राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके साथ एक समस्या ये थी कि वो वन मैन आर्मी की फॉर्म में डेवलप हुए और उन्होंने कभी भी अपने अंदर किसी भी सेकंड लाइन लीडरशिप को पनपने ही नहीं दिया।
सेकंड लाइन लीडरशिप जो थी, उन्होंने कभी किसी भी सेकंड लाइन लीडरशिप को पनपने नहीं दिया। यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर अगर आप उठाकर देखते हैं तो आपको जवाहरलाल नेहरू नंबर 1 लीडर तो दिखाई देते हैं, लेकिन नंबर 2 पर कोई लीडर नहीं था। कि जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन, यहां कोई लीडर दिखाई ही नहीं दे रहा था। आप उठाकर देखिए, और जो लीडर थे भी वो काफी ज्यादा रीजनल या लोकल लीडर थे। सेकेंड लाइन लीडरशिप की एब्सेंस होने की वजह से तभी आप देखते हो कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर होते हैं और 1967 के बीच तक इंदिरा गांधी जो हैं वो, मतलब लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी जो हैं वो सत्ता में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो 1978 में एक तरीके का टसल चल रहा होता है, लीडरशिप के बीच में स्ट्रगल चल रहा होता है कि भाई असलियत में कांग्रेस में ही कौन सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन सबसे बड़ा लीडर बनकर उभरेगा। अब ये डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगा या यहां पर कांग्रेस में डेमोक्रेसी रहेगी। ये जो फेज था 1964 से 78 के बीच का, और खासकर 75 से 78 जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब का, तो वो असलियत में ये वो फेज था जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इनटू अ फैमिली पार्टी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इनटू transformation of Congress into a party of a family, party of a family। मैं अहमद शाह जी वाले बयान पे आ रहा हूं, लेकिन इसे मोटे मोटे समझिएगा। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी को फैमिली पार्टी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब कांग्रेस जो थी एक पार्टी, फैमिली की पार्टी बनकर रह गई। इंदिरा बिकम्स इंडिया, इंडिया बिकम्स इंदिरा। असलियत में वो स्टेटमेंट जिसने भी दिया था, उस स्टेटमेंट का मतलब था कि इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा। यानी जो कार्डर बेस्ड, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी थी, अब उस कार्डर और आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी को खत्म करके क्या नाम है, उसे खुले तौर पर एक फैमिली बेस्ड पार्टी के रूप में उभारा दे दिया गया, यानी बना दिया गया। अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है, मोटे तौर पर अगर अंदाजा लगाएं, इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में सरकार बननी थी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली थी। अब जब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली, इंदिरा गांधी वहां दौरा करने गई कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। तो जितने भी विधायक जीते थे वो एक लाइन में खड़े हुए थे। उन लाइन में खड़े हुए विधायकों का जो भी है नमस्कार वगैरह ले रही थी या उनका आदर सत्कार ग्रहण कर रही थी। इतनी देर में एक विधायक के पास रुकी कि तुम मुख्यमंत्री बनने लायक हो, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तुम्हारा नाम क्या है? सोच कर देखिए, स्टेटमेंट सुनिए। आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने के लिए इंदिरा गांधी गई। उन्होंने सभी विधायकों को, आंध्र प्रदेश के जितने भी थे, उनको लाइन में खड़ा किया और लाइन में खड़ा करके एक विधायक के पास रुकी, उनको कहा कि तुम मुख्यमंत्री बनने लायक हो, तुम्हारा नाम क्या है? सोच कर देखिए, आंध्र प्रदेश के एक बंदे को इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया और इंदिरा गांधी को उस व्यक्ति का नाम तक मालूम नहीं था, तो बाकी तो बहुत बाद की बात है। यह है डिक्टेटरशिप की पराकाष्ठा, यह है तानाशाही की पराकाष्ठा कि इंदिरा बिकम्स इंडिया, इंडिया बिकम्स इंदिरा। इसीलिए रीता बहुगुणा जोशी के जो पिताजी थे, मतलब कौन से बहुगुणा थे, उन्होंने एक बार भरी सभा में कहा था कि इंदिरा जी पौधा रोपती हैं और पौधा रोपने के बाद उसे उखाड़ के देखती हैं कि कहीं जड़ तो नहीं पकड़ रहा। पौधा लगाती हैं और उसे खुद ही उखाड़ के देखती हैं कि कहीं जड़ तो नहीं पकड़ रहा। अगर जड़ पकड़ रहा है तो उस पौधे को ही उखाड़ कर फेंक देंगी।
ये एक डिक्टेटरशिप वाला बिहेवियर था और यहां पर कांग्रेस जो है एक परिवार की पार्टी बन गई, जिसके पास गांधी का नाम था, जिसके पास नेहरू की लीगेसी थी, गांधी का नाम था और नेहरू की लीगेसी थी। इसीलिए नेहरू गांधी परिवार आगे बढ़ा। और ये एक्सट्रीम कब आया? एक्सट्रीम उस 1984 में आया जब राजीव गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। अब आप सोच कर देखिए, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? क्योंकि ना तो कोई वो विधायक थे, ना सांसद थे, शायद वो कांग्रेस के प्राइमरी सदस्य भी नहीं थे, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव तो छोड़ो, उन्होंने कभी चुनाव प्रचार तक नहीं किया था, किसी जीप पे खड़े होकर ऐसे हाथ तक हिलाने की प्रैक्टिस नहीं थी, वो तो अपना एंजॉय कर रहे थे लाइफ को एयरपोर्ट व मतलब हवाई जहाज़ों में। उस टाइम पायलट होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज के दिन भी पायलट होना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन उस टाइम तो पायलट होना बहुत ही बड़ी बात होती थी। और उस टाइम जो बड़ी बात होती थी पायलट होना, सोच कर देखिए, पायलट होना बड़ी बात होती थी। राजीव गांधी पायलट थे, दुनिया और प्रधानमंत्री के बेटे थे, दुनिया के हाईएस्ट लेवल के देशों के अंदर घूम रहे थे, हाईएस्ट लेवल के लाइफ को मतलब एलीट लाइफ को जी रहे थे, अमेरिका में मौजूद थे। फोन करके बुलाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी एक्सपायर हो गए हैं, फटाफट आ जाओ, तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है। यहां तक कि जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है वो भी नहीं बनाया गया। और यहां तक कि जो ज्ञानी जैल सिंह अमेरिका के दौरे पे थे, उनका इंतजार करने की जगह यह कहा गया कि उपराष्ट्रपति के द्वारा ही राजीव गांधी को शपथ दिला दी जाए। ये किसी भी पार्टी की एक फैमिली के कंट्रोल में जाने की पराकाष्ठा होती है। यानी यहां पर आइडियोलॉजी पार्टी की जो है वो मर चुकी है, आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है और पार्टी जो है वो फैमिली बन चुकी है और फैमिली जो है वो पार्टी बन चुकी है। यहां आप देखेंगे कि यहां जब राजीव गांधी का पतन मतलब राजीव गांधी की गवर्नमेंट होती है 1984 से लेकर और 1989 तक, देखिए आप कुछ भी माने, मैं राजीव गांधी जो हैं उसको मोस्ट इनकम्पिटेंट पीएम ऑफ इंडिया मानता हूं, मोस्ट इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मानता हूं। ये मेरा अपना मानना है, किसी को बुरा लगता है तो भैया वो अपनी बुराई अपने पास रखे, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरे पास भी है, ठीक है, नहीं तो मुकदमा कर दो, देखी जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है मोस्ट इनकम्पिटेंट क्यों? नो डाउट मैं मानता हूं कि उन्होंने कंप्यूटर रेवोल्यूशन किया, मैं मानता हूं कि वो जो है उन्होंने टेलीकॉम रेवोल्यूशन किया, सैम पिट्रोदा से लेकर और क्या नाम है मॉन्टेक सिंह एलूवालिया से लेकर, इस तरीके के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भारत के अंदर राजीव गांधी की मदद करी और बहुत अच्छे लेवल पर मदद करी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, यहां सैम पिट्रोदा या जो मॉन्टेक सिंह एलूवालिया जैसे टेक्नोक्रेट्स जब आए तो उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा था, लेकिन भारत की सोसाइटी का जो बंटाधार राजीव गांधी ने किया, और वो भी पॉलिटिकल इनकम्पिटेंसी के चलते, राजनीतिक जिसे कहते हैं अयोग्यता के चलते उन्होंने जो देश का बंटाधार किया, चाहे शाहबानो केस के मामले में हुआ, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम कोड बिल, चाहे वो अयोध्या मंदिर के ताले खुलवाने को लेकर हुआ, चाहे 1989 के चुनावों में अयोध्या को वो इस्टेब्लिश करने को लेकर हुआ, अयोध्या से अपना कैंपेन शुरू करने को लेकर हुआ, या फिर 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद सिख रायट्स को करवाने का जो ठीकरा राजीव गांधी के सर पर है। और केटीएस तुलसी जैसे जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना कि किस तरीके से एक बटन ऑन किया और दंगे शुरू हो गए और बटन ऑफ किया दंगे बंद हो गए, इस तरीके के स्टेटमेंट्स अगर आ रहे हैं और इस तरीके के हाई लेवल स्कॉलर्स अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो राजीव गांधी के ऊपर सवालिया निशान लगता है, उनकी लीडरशिप जो है उनके ऊपर सवालिया निशान लगता है कि किस तरीके से उन्होंने पूरे देश का बंटाधार किया सोसाइटी के मामले में। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने किस तरीके से वो बयान दिया कि व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स अर्थ शेक्स, इस तरीके का कुछ जो बयान दिया था वो एक उनकी इनकम्पिटेंसी को दर्शा रहा है।
सबसे ज्यादा अयोग्य प्रधानमंत्री भारत के अगर कोई थे तो वो मिस्टर राजीव गांधी थे। वहां क्योंकि पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स में बदली, तो यहां से असलियत में जो है वो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस शुरू हुआ, क्योंकि यहां पर असलियत में कांग्रेस जो है वो एक तो सबसे पहली बात अपनी आइडियोलॉजी भूल चुकी है, अपने जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो भूलकर डेस्पोटिक पार्टी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, डेस्पोटिक पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। और सबसे मेन बात यह है कि जैसे ही वो निरंकुश राजनीति वाली पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है, अभी तक का एग्जांपल है यार, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से कांग्रेस से बेइज्जत करके बाहर निकाला और आसाम के बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस छोड़कर गए, और इसी तरीके से और भी दूसरे लीडर्स को अगर आप देखेंगे जितनी बेइज्जत करके बाहर निकाल रहे हैं, वो डेस्पोटिज्म ही है, वो एक तरीके का निरंकुशवाद ही है कि हम नहीं सुनेंगे, हम जो कह रहे हैं वही होगा, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की, क्योंकि मैं ही गांधी का खून हूं, मेरे अंदर ही गांधी का और नेहरू का खून दौड़ रहा है, वही मेरी लेगेसी है, यकीन मानिए। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है, जब किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी खत्म होती है तो उस पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ उसका कैडर भी खत्म होता है और उसका सपोर्टर भी खत्म होता है। अब जब ये सपोर्टर खत्म होता है तो यहां अगर इनकम्पिटेंट लीडरशिप और ज्यादा आ जाती है, इनकम्पिटेंट लीडरशिप जो है वो और ज्यादा आ जाती है, तो वो और ज्यादा बंटाधार करती है। इसमें आप राहुल गांधी का नाम ले सकते हो कि हाँ ये इनकम्पिटेंट बंदा है, ये कम से कम एक भारत जैसे देश की अपोजिशन पार्टी चलाने के, अपोजिशन पार्टी का हेड बनने के लायक नहीं है। और ये जो माँ बेटा जिस तरीके से म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, उस म्यूजिकल चेयर में अगर ये अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट तक नहीं चुन पा रहे, तो इससे बड़ी इनकम्पिटेंसी क्या होगी, उससे बड़ी इनकम्पिटेंसी क्या होगी, ये सबसे मेन बात है। अब इतना अगर कर लेते हो इनकम्पिटेंट लीडरशिप का, तो इससे अगला पॉइंट अगर हम यहां पर देखते हैं तो भाई इससे और किसी पार्टी का अंदाजा लगाकर देखिए कि राहुल गांधी जो है, इसने 45 जो इलेक्शंस हैं वो हारे हैं, 45 इलेक्शंस हारे हैं। 45 इलेक्शंस हारने के बाद भी इन लोगों से अपना पुत्र प्रेम, मातृ प्रेम, पार्टी प्रेम और ये जो है गद्दी प्रेम छूट नहीं रहा। देश का भले ही बंटाधार हो जाए, सिस्टम का बंटाधार हो जाए, पार्टी मर जाए, अपनी तक इलेक्शन में पार्टी सीट हार जाए, लेकिन हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हम गद्दी नहीं छोड़ेंगे। ये गद्दी पर बैठना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ ये इस पार्टी वालों की मानसिकता बन चुकी है। ये होती है फैमिली पॉलिटिक्स। अब आ जाते हैं अमित शाह जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अब इस पार्टी को हराना नामुमकिन है 30-40 साल तक, अब बीजेपी एरा या बीजेपी एज कहलाएगी। वो इस मामले में काफ़ी हद तक ठीक हैं, या यूं कहें, मैं अप्रतिशतता तो नहीं बता पा रहा, लेकिन हाँ ये है कि 80-90% तक हम ये कम से कम मान सकते हैं कि ठीक है, आज के दिन कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पार्टी को हरा पाना मुश्किल है। आप सबसे पहले किसी भी पार्टी को हराने के लिए मैं मानकर आपसे पूछकर चलने की कोशिश करता हूं कि बीजेपी को हराने के लिए कोई ना कोई तो अपोजिशन पार्टी होगी। अब मैं इस अपोजिशन पार्टी की खास बात बताऊं। आप किसी भी पार्टी को बीजेपी के समक्ष खड़ा करने के बारे में अगर सोचते हैं, किसी भी पार्टी को बीजेपी के सामने खड़ा होकर हराने की कैपेसिटी को काउंट करने के बारे में अगर सोचते हैं, तो कुछ मत कीजिए। पर्सनैलिटी, पार्टी माइनस पर्सनैलिटी का एक सिंपल फॉर्मूला है, इसे आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। पार्टी माइनस पर्सनैलिटी अगर वो इज इक्वल्स टू 0 है, तो समझ लीजिए वो पार्टी पर्सनैलिटी बेस्ड पार्टी है। That is a personality based party। और जब तक
जब तक पर्सनैलिटी का एक ऑरा, पर्सनैलिटी का जादू रहता है, वो पार्टी जीतती रहेगी। पर्सनैलिटी खत्म, पार्टी खत्म। पर्सनैलिटी खत्म, पार्टी खत्म। सिंपल फॉर्मूला, पर्सनैलिटी खत्म, पार्टी खत्म। सिंपल। कोई भी कांग्रेस माइनस राहुल गांधी या गांधी परिवार, आपको कुछ नहीं मिलेगा। शिवसेना माइनस उद्धव ठाकरे, क्या बचा? कुछ भी नहीं। समझे? उद्धव ठाकरे खत्म तो शिवसेना को कोई दूसरा लेके चला गया। फैक्ट है ये। नहीं तो उद्धव ठाकरे के अंडर में कांग्रेस शिवसेना रहती तो खत्म। और अभी भी अगर आप देख लें तो ये जो एकनाथ शिंदे है, ये शिवसेना का नाम अगर दूसरा कुछ रख देते हैं तो हो सकता है शिवसेना भी खत्म। ये तो खत्म हो या ना हो वो बाद की बात है। इसी तरीके से अगर आप ममता बनर्जी वाली टीएमसी को देखते हैं तो टीएमसी माइनस ममता बनर्जी, क्या बचता है बताओ? बीएसपी माइनस मायावती, क्या बचता है बताओ? सपा माइनस समाजवादी यादव, मुलायम सिंह यादव परिवार, आपको जीरो मिलता है। इसी तरीके से अगर आप वाईएसआर कांग्रेस माइनस जगन मोहन रेड्डी इज इक्वल्स टू जीरो, आम आदमी पार्टी माइनस केजरीवाल इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप खुद सोच कर देखो ना, आम आदमी पार्टी माइनस केजरीवाल इज इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि पर्सनैलिटी बेस्ड पार्टीज की खास बात यही होती है कि जब उनमें से वो पर्सनैलिटी निकल जाती है तो उसके बाद वो जीरो बचता है। जयललिता के मरने के बाद AIADMK जो है वो पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई, कुछ बचा नहीं उस पार्टी में। यस, जयललिता के बाद पार्टी खत्म है। कोई सी भी पार्टी उठाकर देख लीजिए, उस पार्टी में से उस पार्टी की पर्सनैलिटी को माइनस कर दो, अगर आंसर जीरो आ रहा है तो मतलब वो पार्टी पर्सनैलिटी बेस्ड पार्टी है। अब इस पर्सनैलिटी बेस्ड पार्टी के साथ समस्या ये है कि जिस दिन इस पर्सनैलिटी का ऑरा खत्म, पार्टी खत्म हो जाती है, तो इसलिए बीजेपी आजकल क्या कर रही है, उस पर्सनैलिटी के सामने एक पर्सनैलिटी खड़ी करती है और उस पर्सनैलिटी को हराने की कोशिश करती है। बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो पर्सनैलिटी यहां पर है और इस पर्सनैलिटी के सामने एक पर्सनैलिटी दूसरी कौन सी खड़ी, जैसे राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को खड़ा किया गया। राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को खड़ा किया गया। एक या दो इलेक्शंस में स्मृति ईरानी हारी, लेकिन तीसरे इलेक्शन के अंदर राहुल गांधी अपनी सीट, वो जो रायबरेली अमेठी वाली सीट छोड़ के भाग गया। राहुल गांधी को पता था अगर मैं हार गया तो इसका मतलब है सब कुछ, और यही कारण है कि राहुल गांधी इस बार के इलेक्शन में हारा तो कांग्रेस को लगभग शायद 2 सीटें मिली हैं, और वो भी कैसे मिली हैं वो कांग्रेस खुद नहीं जानती। कांग्रेस उनके नाम तक नहीं जानती थी, लास्ट तक उनकी फोटो तक नहीं थी कौन जीत गया। सोच कर देखिए, कांग्रेस उनके नाम तक नहीं जानती थी। सोचिए इतना बुरा हाल यूपी में क्यों? क्योंकि राजा भाग गया था। राजा भाग गया था। अब आ जाओ केजरीवाल। केजरीवाल अब कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, खुद सोचकर देखो। अब केजरीवाल के सामने सोचकर देखिए, मेरे को तो केजरीवाल और नुपुर शर्मा का जो मामला है वो इस तरीके से, क्योंकि केजरीवाल के सामने हमेशा नुपुर शर्मा खड़ी होती थी। यस, ये मेन बात है, केजरीवाल के सामने हमेशा नुपुर शर्मा ही आपको दिखाई देती थी, हार जाती थी। इस बार क्या है, इस बार नुपुर शर्मा का नाम बना दिया एकदम से, चाहे कुछ भी हुआ, हिंदू वोट बैंक के नाम पर एक अनोनिमस सी लीडर जो है वो गजब लेवल की लीडर बनकर उभरी है, केजरीवाल के सामने खड़ी होती हुई नजर आएगी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, गजब लेवल पर उभरी और केजरीवाल के सामने, यानी अब केजरीवाल और नुपुर शर्मा की पहले जहां कोई टक्कर नाम की चीज नहीं होती थी, अब आमने सामने की कांटे की टक्कर होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, केजरीवाल को एंटी हिंदू घोषित करके नुपुर शर्मा हिंदू हृदय साम्राज्य के नाम पर जीत जाए। केजरीवाल हारा मतलब पार्टी की मिट्टी प्लीत। सोच कर देखिए, यही के एक पॉलिटिक्स है कि केजरीवाल को हरा दो, आम आदमी पार्टी डूब गई। पॉलिटिक्स। और वहीं नुपुर शर्मा हार गई तो बीजेपी अपने आप में लार्जर देन मतलब एक बहुत बड़ी, लार्जर देन की कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अपने आप में बहुत बड़ी एक पार्टी है, और उसमें नुपुर शर्मा हार गई तो कोई दूसरा आ जाएगा। जीत गई तो केजरीवाल गया, केजरीवाल गया तो पार्टी गई। ये पॉलिटिक्स है इस टाइम पर बीजेपी की, और केजरीवाल निशाना है। केजरीवाल
अपने आप में निशाना है। नतीजा क्या होगा? नतीजा यही तो है कि आज के दिन, रही बात खुद की बीजेपी को अगर आप मोटे तौर पर उठाकर देखो तो इसकी एक सबसे बड़ी खास बात है कि इस पार्टी का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, संस्थागत ढांचा जो है, वो अपने आप में बहुत मजबूत है। इंस्टीट्यूशनल कहो या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहो, जो इसका काडर है और इसकी साथ में आइडियोलॉजी है, वो अल्टीमेट लेवल पर मजबूत है। इस काडर, इस आइडियोलॉजी को चैलेंज करने वाला कोई दूसरा भी है नहीं। काडर जो है इस टाइम पर बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना अंधभक्त या कुछ भी या आजकल मीडिया में चल रहा है, तो वो इसलिए, अगर आप देखें तो इवन मैं भी ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जानता हूं जो मोदी और बीजेपी से हटकर, खैर मैं अपना अगर बताऊं तो फैमिली के बैकग्राउंड को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो शायद ही बीजेपी के अलावा किसी को वोट दिया हो। मैं अपनी फैमिली का बता रहा हूं। इवन मेरे को भी कांग्रेस परिवारवाद के चक्कर में कभी ज्यादा सी पसंद आई नहीं। मेरे पिताजी का भी यही मानना था कि कांग्रेस जो है वो परिवार के पीछे अगर चल रही है तो गलत है। परिवार अगर कंपिटेंट हो तो मान भी लिया जाए। परिवार अगर सोनिया गांधी के हाथ में है और सोनिया गांधी एक विदेशी महिला है, तो मेरे देश के हित विदेशी महिला के हाथ में सुरक्षित नहीं रहेंगे, पक्की बात है। और इसीलिए उनके भी विचारों से मैं सहमत हूं तो लगभग। लेकिन रियलिटी ये है कि जिस दिन बीजेपी भी गलत देश के लिए करेगी, मैं पार्टी बदलते हुए या दूसरी पार्टी को वोट देते हुए देर नहीं लगाऊंगा। अब आप यहां देखिए, ऐसे में मैं जिन लोगों से मिलता हूं वहां काडर बेस्ड पार्टी है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पहले किसी समय पर कांग्रेस का कोर वोट बैंक होते थे, अब वो या तो आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए हैं या फिर वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाने की जगह सीधे बीजेपी की तरफ आ चुके हैं। आइडियोलॉजी यहां पर मजबूत है, काडर इनका मजबूत है, और रही सही कसर इस काडर को और ज्यादा मजबूत करने का काम आरएसएस कर देता है। इस काडर को और ज्यादा मजबूत करने का काम ये आरएसएस कर देता है। आप खुद अंदाजा लगाकर देखिए, आरएसएस अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो इसे मजबूत कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये शुरू से लगातार मजबूत होता जा रहा है और ऑल ओवर द कंट्री अब इसके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। और स्टेट बाय स्टेट ये एक स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, अब तेलंगाना हो गया। तो जैसे जैसे स्टेट बाय स्टेट टारगेट कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको साफ नजर आएगा पूरे देश के अंदर। अभी भी अगर आप देखें तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट्स छोड़ दिया जाएं जहां पर बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है। बाकी पूरे देश में बीजेपी की कमोबेश प्रेजेंस है। और यहां तक कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और उसके बाद यूपी, ये तो हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, ये तो वो स्टेट्स हैं जहां लगभग सारी की सारी सीटें बीजेपी को मिल जाती हैं लोकसभा की। अब ऐसी सिचुएशन में सोच कर देखिए, यूपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान और यूपी टोटल मिलाकर 150 से 250 सीटें हैं। 160 सीटें तो यहीं से आ गई हैं इनकी। और अगर 160 सीटें यहां से आ गई हैं, 40 में से 20 सीटें बिहार से आ रही हैं, 39 सीटें मेरे ख्याल से हैं, तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी तो यहीं से आ गई। रही सही कसर नॉर्थ ईस्ट की जो 7 से 8 सीटें या 14 सीटें हैं, वो वहां से आ गई हैं। तो अपने आप में 200 के करीब का तो आंकड़ा है ही है। और बाकी स्टेट से अगर थोड़ा सीट्स भी निकाल लेती हैं तो टोटल बहुमत तो आ ही गया। और ये लगातार अभी एक्सपेंड कर रही है और अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंची नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहां पर अगले लगभग 20 से लेकर 30 साल तक हमारे को कोई भी फैमिली बेस्ड पार्टी बनते हुए हमारे को नहीं दिखाई दे रहा। फैमिली बेस्ड पार्टी बनते हुए हमें यहां दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि मोदी का सक्सेसर अमित शाह, और मोदी के बाद अमित शाह जो हैं वो अगर दिखाई दे रहे हैं, तो अमित शाह के बेटे जो हैं जय शाह, वो किसी तरीके के पॉलिटिक्स में नहीं है। वो बिजनेस कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। वो गुजरात की किसी टिकट लेकर किसी जगह से चुनाव नहीं लड़ रहे, अपना बिजनेस कर रहे हैं।
इसी तरीके से अगर अमित शाह का नेक्स्ट लेवल योगी देखते हो तो योगी जो है भाई आगे पीछे कोई है ही नहीं, और 3 पीढ़ियां अगर हैं और योगी की एज अप्रॉक्सीमेट 45-50 के बीच की अप्रॉक्सीमेट चल रही है या 50 के आसपास है, तो अगले 20 साल या 30 साल तक का इनके पास पूरे का पूरा एक बेस है। और सबसे मेन बात यह है, यहां पर जिस लीडर को एस्टेब्लिश किया जाता है वो लीडर डेडिकेटेडली काम करता है, और पर कतरने उसको कमजोर करने, उसको उठापटक करने की यहां ट्रेडिशन मुझे दिखा नहीं। भाई हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर हैं, दूसरी टर्म में वही है, वो क्या नाम है, उत्तराखंड के अंदर कोई नाम भूल गया उनका, वो सीएम है, वो दूसरी टर्म में वही दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल के अंदर वही आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, राजस्थान को देख लें, यूपी को देख लें, मध्य प्रदेश को देख लें, तो अब आप खुद अंदाजा लगाकर देखिए यहां पर योगी, तो ये काडर है और इसके अंदर इनका परिवारवाद में कन्वर्ट होने के चांसेस ना के बराबर हैं। और रही सही कसर, इन्हीं को परिवारवाद से बचाने के लिए आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन बैठी है। और आरएसएस की भी सबसे बड़ी खास बात क्या है, प्रमुख या सरसंघचालक जो भी हैं वो बनते ही वो हैं जो कि बिल्कुल आजीवन जिन्होंने शादी ना कर रखी हो। अब आप सोच कर देखो, जिसने आजीवन शादी नहीं कर रखी वहां पर परिवारवाद में कन्वर्ट करने का तो कोई चांस ही नहीं है। ये एक सबसे मेन पार्ट है। अगर परिवार में कन्वर्ट नहीं होगा तो आइडियोलॉजी और काडर मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और एक निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी हमेशा बनी रहेगी। अगर ये निष्पक्षता यानी न्यूट्रलिटी बनी रही तो मतलब ये पार्टी अगले 30-40 साल तक कहीं नहीं जाने वाली, और यही एक बीजेपी आरएसएस एरा कहलाएगा। अब ये आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन मोटे तौर पर अभी हर किसी को यही नजर आ रहा है कि 3 लाइनें लीडरशिप की, 3 से 4 लाइनें लीडरशिप की तैयार खड़ी हुई हैं। जो लीडर जहां मेहनत कर रहा है वो बड़ी मजबूती के साथ वहां पर मेहनत कर रहा है, पकड़ बना के बैठा हुआ है, और नई जगहों पर नई लीडरशिप को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और परिवारवाद की यहां पर कोई ट्रेसेस नजर नहीं आ रहे, और सबसे बड़ी बात, इनका मास बेस बढ़ता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग आइडियोलॉजी से स्टिक टू द पॉइंट हो रहे हैं और अपने वादों को पूरा करने के अंदर ये डेडिकेटेड ज्यादा हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसे खुले तौर पर लगता है कि इस वजह से यहां पर पूरे का पूरा आपको इस पार्टी के अंदर दिखाई देगा कि अगले 40 साल तक ये कहीं नहीं जाने वाली। तो अमित शाह जी का स्टेटमेंट है वो काफ़ी हद तक इसी बात को सपोर्ट करता है। तो आपको जो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।